आप देख रहे हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। देश की नब्ज क्या कह रही है 2 राउंड के चुनाव के बाद। अभिनंदन है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम ये देश है हमारा। मोदी जी अखाड़ा छोड़ के भाग रहे हैं, गोल छोड़ के भाग रहे हैं। मणिपुर पर एक शब्द नहीं, महंगाई पर एक शब्द नहीं, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं, गरीबी पर एक शब्द नहीं। ये किस पर बात करते हैं? मंगलसूत्र पर। उनके पास पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है, हम कैसे भरोसा करके इनको वोट दें? तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच। दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। हाँ। कमजोर वो है जो बीच बीच में चिल्लाएगा, बौखलाएगा। चल गया है हम नहीं वाले बीच में बिल्कुल, और सारे भाग जाएंगे कार्टून। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। तालियां। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा होगा देश की संसद के बाहर से, यानी इंडिया गेट से। और आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश की नब्ज क्या कह रही है 2 राउंड के चुनाव के बाद। तो अभिनंदन है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में ये देश है हमारा में। दूसरे चरण के मतदान के साथ विपक्ष को 2 बड़े झटके लगे। पहला झटका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक पुराने वीडियो को लेकर लगा, जिसे बीजेपी ने शेयर किया और दावा है कि मुसलमानों को तरजीह देना कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources. आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। विपक्ष को दूसरा झटका ईवीएम के मुद्दे पर लगा है, क्योंकि एससी ने वीवीपैट पर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान नहीं होगा और मतदान बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से ही होगा। चुनाव आयोग ने अदालत के सारे संदेह दूर किए। हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम संदेह के आधार पर आदेश नहीं जारी कर सकते। ईवीएम को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।
मतदान के 7 दिनों के अंदर शिकायत करनी होगी। उम्मीदवार अपने खर्च पर पर्चियों का मिलान करा सकता है। कुछ गड़बड़ी मिली तो उम्मीदवार को खर्चा वापस मिलेगा। इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस वाकई घिर गई है? आज संसद भवन के पास ग्राउंड जीरो से होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज ग्राउंड जीरो से होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, अभिनंदन करिए। कंचन यादव है, प्रवक्ता आरजेडी की, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। गौरव भाटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। और मनीष कश्यप है हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन है। मनीष कश्यप है, जाने माने यूट्यूबर है और नए नवेले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो यानी 2024 की लड़ाई से पहले उनकी बीजेपी में एंट्री हो गई है। चलिए शुरुआत विपक्ष से कर लेते हैं। 2 राउंड समाप्त हो गए राजकुमार भाटी जी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस शासन में आता है तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने 2009 डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान और 2006 वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान को कोट करा है, जेपी नड्डा ने भी यही बात बोली है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह बात बोली है। जहां तक सवाल है, 2 राउंड मतदान के पूरे हो चुके हैं। 2 राउंड के जो रुझान हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की हालत बहुत पतली है और उन्हें समझने के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान ये सिद्ध कर रहे हैं कि वे बेहद डरे हुए हैं। मैं तो अमीश जी गांव से आता हूँ। गांव में सबसे लोकप्रिय खेल होता है कुश्ती, और कुश्ती में जब पहलवान कमजोर पड़ने लगता है तो वह अखाड़े के बाहर कोशिश करता है निकलने की, और जो तगड़ा पहलवान है वो उसे खींचता है वापस अखाड़े में। तो मोदी जी अखाड़ा छोड़ के भाग रहे हैं, गोल छोड़ के भाग रहे हैं। मोदी जी को चुनाव लड़ना था अपनी 10 साल की उपलब्धियों पे। मोदी जी को बताना था कि किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, 100 स्मार्ट सिटी बने कि नहीं बने, बुलेट ट्रेन चालू हुई कि नहीं हुई, स्विस बैंकों से काला धन आया कि नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले कि नहीं मिले। लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और इस देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। इससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है। तो बीजेपी कमजोर पड़ रही है, मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, बीजेपी कमजोर पड़ रही है, इसलिए उल जलूल बयान दे रहे हैं। तो गौरव भाटिया, ये 2009 के बयान को लाने की आवश्यकता क्यों बढ़ गई? अब माहौल ये बनाया जा रहा है कि माहौल आपका खराब है। देखिए, ऐसा है, जिसकी हालत हो जाती है पतली ना, वो अपनी बात नहीं करता, वो दूसरे की बात करता है। और जो मजबूत होता है वो कहता है 400 प्लस आएंगी, 1 सीट कम नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 और इनके घमंड की जल जाएगी रस्सी। और वो बिहार से 40 में 40 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, याद रखना। अब मैं आपको बताता हूं, ये एक्सरे करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का एमआरआई कर दिया और ऐसा करारा झटका दिया है कि अभी तक संभल नहीं पाए हैं। भैया, मोदी जी की बात करोगे? अरे मोदी जी तो वो हैं जो 22 साल से संवैधानिक पद पे हैं, और बनारस में चुनौती देने गए थे कुछ लोग, वहां से जब लुढ़क गए तो अब यहां बौखलाहट निकालते हैं। अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ। अरे हटाया है ऐसा, अब कहते हैं कैसे हटाया? भव्य राम मंदिर बना के दिखाओ। तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमने कहा नहीं, तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और तुमको भी बुलाएंगे, और ये आ नहीं पाए। ये है नरेंद्र मोदी जी। 400 प्लस, 1 सीट कम नहीं। नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार ये है ताकत प्रधानमंत्री जी की, जो ईमानदार है।
एक सेकंड, कंचना यादव जी, आरजेडी नहीं, 50 सेकंड सब पहले बोल दे। कंचना समय दे दीजिए, आपस में लड़ने लगेंगे। नहीं देखिए, ऐसा है, सबका अधिकार है अपनी बात को करने का। कंचना यादव जी, कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्स पे बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ने 2009 में क्या कहा? अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, अगर वो गरीब है तो संसाधनों पर उनका पहला दावा है। अगर मैं नहीं जानता इनकी जाति क्या है, ये गरीब है या पीछे कोई गरीब है, उनका संसाधनों में पहला क्यों नहीं है? मुसलमानों का क्यों है? क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बीजेपी का आरोप है, ओबीसी वर्ग, सबका, क्या इनका आरक्षण कम हो जाएगा और उसी में से मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि कर्नाटक मॉडल में हमने 4.5% आरक्षण ऐसे होते हुए देखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो यह उनकी नाकामी है। अरे अपने भी तो 10 सालों को वादों को तो याद कर लीजिए, अपने पुराने वीडियो निकालिए तो आपको पता चलेगा आपने देश से क्या वादा किया था और आपने क्या पूरा किया है। अरे आप काम के आधार पर इस देश की जो 140 करोड़ आवाम है उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उससे उस आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी हार चुके हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि करारा तमाचा लगा है। सबसे पहले ईवीएम पर शक, जो दिवंगत हो चुके हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, किसने? सुषमा स्वराज जी ने उठाया था, अरुण जेटली जी ने उठाया था, 2009 की बात है। तो क्या आप कह रहे हो उन पर भी करारा तमाचा लगा है? आप अपने ही नेताओं पर कह रहे हो कि करारा तमाचा लगा है। 2009 में सबसे पहले शक ये किसने किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। कंचन जी, एक सवाल है, ईवीएम पे शक है या इस जनता पे शक है? नहीं, इस जनता पे ये तो कितने भोले प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, इन पर हम क्यों शक करेंगे? ये तो स्वतंत्र है अपने विचार को लेकर, इसको छुपाएंगे। लेकिन हाँ, एक से 10 सेकंड और, ये कहते करारा तमाचा आज लगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दा फाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? क्यों गौरव भाटिया जी? जी, जवाब गौरव भाटिया जी से ले लेंगे, लेकिन मनीष कश्यप को भी बोलने का मौका देना चाहिए ना भाई। चलिए, देखिए, सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए, ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए, अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा पड़ा या ईवीएम पे तमाचा पड़ा, और शक किस पर है? सबसे पहले तो मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहां पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है, देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके, और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं इनकी बातों को जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा, उनके बगल में जो प्रवक्ता है आरजेडी की, इनसे मैं कह देना चाहता हूं 1990 से लेके 2005 का वो दौर जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नहर में बिक दिया जाता था, नदी में बिक दिया जाता था, और बूथ कैप्चरिंग का ये लोग जो काम करते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये नया भारत है और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है, और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। जी, देखिए, अपनी बात उन्होंने टू द पॉइंट 55 सेकंड में समाप्त कर दी। आपसे मैं आता हूं, आपने क्यों बोला देश का सर शर्म से झुक गया? किस कारण से झुक गया? क्या देश का सर तब नहीं झुका था जब इस देश पर आतंकियों ने हमला किया था 2011 में, और हमारी फोर्सेस तैयार थी अटैक करने के लिए, लेकिन रोका गया? और बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, क्योंकि उस समय के शासन को अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता थी, इसीलिए यह कारण हुआ। नहीं, एक तो आपकी डिबेट में एक महापुरुष ने बोला कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं।
तो अगर आप भाषण उठा के देखें बड़े नेताओं के, तो ऐसे अकेले मोदी जी हैं जो कभी मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते हैं, कभी नेहरू की चर्चा करते हैं, कभी अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं, कभी तेजस्वी की चर्चा करते हैं। वो अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं। खैर ये बात तो यहाँ समाप्त हुई। अब आपने कहा सिर शर्म से झुका। देश में जब भी कोई खराब काम होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, तो देश का सिर शर्म से ही झुकता है। जिस आप हमले की बात कर रहे हैं, उस हमले में नहीं, मैं तो बीच में बोला नहीं आपके, नहीं बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उनका नंबर आए वो कह नहीं, मैं इस पे एतराज करूंगा। हम नहीं बोले तो ये क्यों बोलेंगे बीच में? मेरी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात कहें। लेकिन मैं रुक जाता हूँ। एक तो डिबेट में बीजेपी के दो लोग, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ एनडीए इसी डिबेट में। अरे आप भी तो दो हैं और आप भी तो दो हैं, बोलेंगे विपक्ष के भी दो लोग हैं। ये पहली बार में देख, हम एक पार्टी के नहीं है, हम एक पार्टी के नहीं है। अरे उनके गठबंधन लोग अलग अलग, एक ही पार्टी के दो लोग। अच्छा आप, अच्छा एक मेरी बात, ये मनीष कश्यप तो नए नवेले नेता है, इस नए से भी डर रहे हो आप लोग के सदस्य? डर की बात है तो बीजेपी के सदस्य। अरे बिल्कुल मनीष भाई, आप भी तो दोनों इंडिया के हो ना। भेदभाव नहीं है, उनका स्वागत है, उनका सम्मान करते हैं। आप भी तो इंडिया के हो। नहीं, हम पार्टी तो अलग है हमारी। अरे वाह, लेकिन ये बड़ा खुलासा है। ये देखिए ऐसा है, ये जो डर है ना मोदी जी का, जो कमजोर होगा वो बौखलाएगा। आप ये देखते रहना, चेक करते रहना। बोल। और जो मजबूत होगा वो मुस्कुराएगा। थोड़ा और बोल लें। इन्होंने कहा देश का सर शर्म से झुक गया। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। देश का सर कभी भी शर्म से नहीं झुकता है और भारत का तो कभी नहीं झुका है। जहां तक मैंने पढ़ाई किया है वहां पे मुझे यही सिखाया गया है कि भारत का सर हमेशा गर्व के साथ जो है ऊंचा रहेगा। कभी कभी देश के लोगों का ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन भाटी जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जो 2009 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात है, 2006 की बात है, वो पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है? वो इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद की बात है, एक्सरे की बात है। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? और आप लोग फंस गए। तो अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। ये आपकी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि देश और क्या है, देश के लोग ही तो देश हैं। अब देश के लोगों का सिर शर्म से झुका तो देश का ही सिर शर्म से झुका। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने खुद कहा था कि किसी की भी सरकार में कोई गलत काम हो तो देश का सिर शर्म से झुकता है। देश का सिर तब भी शर्म से झुका था जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 72 गुर्जरों को, निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दिया था। देश का सिर जब भी शर्म से झुका था जब गुजरात में निहत्ते निर्दोष लोगों को चुन चुन के मारा गया था। देश का सिर जो है 1984 में भी झुका था, मैं छिपाना नहीं चाहूंगा, जब दिल्ली में हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ था। अन्याय किसी के साथ भी हो, देश का सिर शर्म से झुकता है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, 10 सेकंड केवल, जो सवाल आपने पूछा, जब वो हमला हुआ था उस समय गृह मंत्री को केवल इस बात पर इस्तीफा देना पड़ गया था, मीडिया ने कहा था कि गृह मंत्री ने कपड़े बदले थे। और आज देश के प्रधानमंत्री जब पुलवामा में हमारे शहीद हो जाते हैं तब भी वस्त्र बदल के आते हैं, दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते हैं। आज कोई चर्चा नहीं होती। पर मुझे लगता है वो शिवराज पाटिल की आप चर्चा कर रहे हैं। शिवराज पाटिल का दूसरा विषय था, ये विषय नहीं था। ओके, पर आप अपनी बात रखिए। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले ना भारत का शीश कभी झुका है ना झुकेगा। ये है हमारा भारत। इतना माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ है कि भारत का सर झुका दे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, शर्मिंदगी कब हुई? शर्मिंदगी तब हुई है अमीर जी, हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीन की सेना से पिट गई। तो मैं उन्हें कह दूं, ना भारतीय सेना कभी पिटी थी ना पिटेगी। खदेड़ के फेंका था वापस हमारी सेना ने। कब सर झुका मैं बताता हूं आपको। भैंस का कनेक्शन है दोनों में, सुनिएगा आप बड़े ध्यान से। भैंस का सुनिए। सर तब झुकता है भारत का जब भैंस का चारा खा जाते हो और 5 बार दोष से धोते हैं। और सर तब झुकता है
जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था सपा की सरकार में और वर्दी जो है आजम खां की भैंसे ढूंढने जाती थी, सर झुक जाता था। और मोदी जी आए, 56 इंच की छाती कब होती है वो बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों को। जब हमारी तरफ कोई बुरी नजर देखता है पुलवामा और घुस के ठोकते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में, तो दिखाते हैं 56 इंच की छाती क्या होती है। एक मिनट अपनी बात पूरी कर लो अमीर जी। ये जो तुष्टीकरण की बात आई है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के संसाधनों पे हक सबसे पहले गरीब का है, हर नागरिक का है। कौन सहमत नहीं होगा इस बात से? धर्म के आधार पे हमें बांटते हो। मैं कहूंगा अब्दुल हमीद बनोगे, पलकों पे बैठाएंगे, और अगर जनाजे पे जाओगे बुरहान वानी के तो कुचल डालेंगे। ये मोदी जी ने सिखाया है। ठीक है, ओके। कंचना यादव जी, कंचना यादव जी इतना सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं। खैर वो जो भी है, एक मिनट गौरव भाटिया जी, बहुत बोल लिए आप। एक मिनट धैर्य से सुनिए गौरव भाटिया जी। पूरे पैनल में एक महिला है, ये अधिकार देना चाहिए। पूरे पैनल में एक महिला है। बताती हूँ। और चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर हमारे ही देश के गांव का नाम बदल रहा है, और इनके नेता कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है। नाम तो आपने प्रयागराज का बदल दिया, इलाहाबाद से क्या होता है? क्यों बदला था अपने नाम? अगर कुछ नहीं होता तो बदलने की जरूरत क्यों थी? और दूसरी बात, अरे चीन सियाचिन के पास आकर एक सवाल पूछो, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस पर? मंगलसूत्र पर। किस पर? मंगलसूत्र पर। बताइए, मणिपुर पर एक शब्द नहीं, महंगाई पर एक शब्द नहीं, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं, गरीबी पर एक शब्द नहीं, भूखमरी पर एक शब्द नहीं। ये किस पर बात करते हैं? मंगलसूत्र पर। और वो मंगलसूत्र जिसकी अहमियत भी नहीं समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन मनीष भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन ऑडियंस, मेरे को सवाल, सबसे बुजुर्ग है, इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। नहीं मैडम, बुजुर्ग आप चेहरे से लग रहे हैं, वैसे तो जवान ही होंगे सर। कई बार नाराज हो जाता है कोई आदमी। जी कोई बात नहीं, आपने अच्छा करा। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि देश का सर कब कब झुका है। देश तो कभी झुका नहीं, लेकिन देश में गुंडों ने और अवसरवादी राजनीतिज्ञों ने लोगों का सर झुकाया है। जिस वक्त राम जन्मभूमि पर गोली चली राम भक्तों पर, तो देश का सिर झुका। और जिस टाइम जे.एंड.के में हमारी बहनों के बलात्कार हुए और श्रीमती, नाम भूल रहा उनका, उन पर आरा चला के 2 टुकड़े किए गए, देश का सिर झुका। और इंडिया अलायंस वालों, आपका सिर तो तब भी नहीं झुका जबकि लालू प्रसाद यादव दोनों बरसों बरस चारा खाते रहे और जेल में जाते रहे। देश का सर तब झुकता है जब देश के सीनियर राजनीतिज्ञ जब ये काम करते हैं। और देश का सर जब झुकता है कि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म में जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, देश का सिर झुकता है। आपका सवाल नहीं था, आपका तो भाषण था। आपको नेतागिरी में भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन देखिए कंचना यादव, राजकुमार भाटी, ये क्योंकि विपक्ष से सवाल है, आप में से जो भी जवाब देना चाहे, भाटी जी इसका आप जवाब दीजिए 40 सेकंड के अंदर। प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, क्योंकि आपका भी एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव, और इनका भी एमवाई समीकरण है, और बहन जी का डीएम दलित मुसलमान समीकरण है, तो पॉलिटिकली आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, ऐसा बीजेपी स्टैब्लिश कर चुकी है इस देश के अंदर। इससे कैसे निपटेंगे? इट्स अ फैक्ट। भारत विभिन्नताओं का देश है, और भारत की पूरी दुनिया में जो पहचान है वो अनेकता में एकता की पहचान है। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न भिन्न धर्म, अलग बोली, अलग संस्कृति, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ऐसे विविधता और बहुलता भरे देश में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो संख्या में कम है यानी अल्पसंख्यक, और जो दबे कुचले हैं यानी दलित और पिछड़े, उनको हम हक देंगे, उनको बराबरी में लाएंगे, तो इससे नाराज होने वाला अत्याचारी, अनाचारी और सामंतवादी हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी भी सभ्य देश में और सभ्य समाज में सबसे पहले अपने कमजोर वर्गों की और कम संख्या वाले वर्गों के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यही देश के नीति निर्माताओं की नीति थी, यही हमारे संविधान की भावना है। इसी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराया था, इसलिए नहीं कराया था। ठीक है सर। ओके, मनीष कश्यप, आप 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी
क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं। बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है, क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ। पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पे देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगले 10 साल के अंदर अंदर आधा पाकिस्तान को तो भारत में मिला ही लेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये सुनिए सुनिए सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले। इन लोगों से पूछ लीजिए, सिंपल सा सवाल। सिर्फ अरे यहाँ वालों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको हक देना नहीं चाह रहे, उन वालों को लाके कहां रखेंगे? दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का विकास करना जरूरी है, तो 70 साल तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया इन लोगों ने विकास? ओके करना चाहिए था। 30 सेकंड में जवाब। अब अगर अखंड भारत बनता है, कोई समस्या तो नहीं है? आपको भी प्रचार करने का मौका मिलेगा रावलपिंडी में। जब देश आजाद हुआ था उसी समय से हमारा देश अखंड भारत है। ये बात सुनिए सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को, ताकि वो जेल से बाहर रहे। इनके लोग नहीं, मेरे दादाजी को कुछ नहीं मालूम है इतिहास के बारे में। इंदिरा गांधी जी ने मेडल दिया है, स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे परदादा जी। इनको मैं दिखा दूं, सुनिए ना, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे परदादा जी को इंदिरा गांधी ने 1972 में जो है 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो है तगमा दिया था, मेडल दिया था। इनके लोगों को मत कहिए। बोला हमारे बीच में बोल नहीं, मैं अच्छा क्या मैं बोलूंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इनके जनसंघ के संस्थापक, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये वो लोग हैं और कहते हैं क्या कि हमने आज, अरे बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जी ने बांटा था। अरे आपको कुछ इतिहास पता है, लेकिन नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे। ये जो जितने भोले भाले बच्चे बैठे हैं, ये सब अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां पढ़ते हो उसके बारे में सर्च कर लो। सबके सब पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था। कोई स्कूल मोदी जी ने बनाया है क्या? मोदी जी ने बनाया है क्या? एक सेकंड गौरव भाटिया जी, बीच में टोका ना जाए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। यहां 2 वंशवादी पार्टियां खड़ी हैं। आपको मैं बताता हूं, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। 18 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 प्रत्याशी दिए हैं, और यादव परिवार 180 होंगे सदस्य, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उनके 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य। इनकी ट्रेन मुसलमान वाली पटरी पर ही चलती है। इन लोगों को मुंह से जो है दिक्कत है, क्या बोलते हैं खुद ही नहीं जानते हैं, घर जाके रिवाइज करके आते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, सम्मान रहेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुनिए, 9वीं क्लास तक पढ़ा है। मेरा सवाल जनता का नहीं, वो दूसरा वाला 5वीं पास है, दूसरा वाला 5वीं पास है, तभी ऐसे बोल रहे हैं। गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, फिर कंचना यादव, फिर मनीष कश्यप। देखिए, मैं अपनी 3 बातें रखना चाहता हूं और जल्दी रख देता हूं, जनता सहमत होगी। पहली बात, मैंने कहा 18 करोड़ के लिए 4 प्रत्याशी, यादव परिवार से 5 प्रत्याशी। दूसरी बात, आज तक जब से इन पार्टियों का गठन हुआ है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। ये जनता के लिए क्या खड़े होंगे, आप बताइए। तीसरी बड़ी बात, ये मैनिफेस्टो लाया हूं, 1 मिनट देख लीजिए अमीर जी। ये जो आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, ये देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, दिखाई दे रहा है? इसमें क्या लिखा है? मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे, एक। और दूसरा इन्होंने लिखा है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों भैया, हिंदू जो हमारी बच्ची है उसको क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं, ईसाई को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, बुद्ध को क्यों नहीं? यही इनकी सोच है। इनकी सोच में लगा है दिमाग, और एक्सरे होना चाहिए तो इनके दिमाग का होना चाहिए, जनता का एक्सरे नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे मोदी जी हिमालय की चोटी की तरह है, वैसे ही। ओके अब कंचना यादव, देखिए, ओके, राजकुमार भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी भाई ने व्यंग किया हमारे नेता के पढ़े लिखे होने पे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के ज्ञान का स्तर आप देखिए। 3 बार बोला है उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं, 3 बार बोला है।
उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, हमारे भाई 26 करोड़ में हमें अच्छा लगता है 18 करोड़ है। क्यों चिल्लाते सत्य बोला है मैंने। उत्तर वो लीजिए जो मैंने सवाल उठाए, यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बना, ये बताइए। गौरव जी शांत, गौरव जी शांत, मैं सवाल का उत्तर दे। राजकुमार भाटी जी बोलेंगे। और मैंने शुरू में कह दिया था कमजोर वो है जो बीच बीच में चिल्लाएगा, बौखलाएगा। जल गया है हम नहीं बोले बीच में बिल्कुल भी, और सारे भाग जाएंगे कार्टून। अपनी आप देखिएगा 4 जून भाग जाएंगे कार्टून, देख लीजिएगा। भाटी जी उत्तर दे दीजिए, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? ये अनफेयर हो रहा है। भाटी जी आपके 40 सेकंड है, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, उसमें मेरे भाई बता रहे हैं 18 करोड़, यानी 70% मुसलमान। कहां से इतना ज्ञान लाते हो? कमाल है भाई। देखिए, लेकिन ये आप लोगों को किसने ज्ञान दिया? ये तुष्टिकरण का ज्ञान आपको किसने दिया? ये 2009 और 2006 के भाषण भारी पड़ रहे हैं। इनके लिए तुष्टिकरण जो शब्द है, जब भी न्याय की बात करो, जब भी कमजोर की हिमायत की बात करो, जब भी अन्याय के विरोध की बात करो, उसे तुष्टिकरण कहते हैं। पर इस देश में क्या एक ही वर्ग कमजोर है? सच्चा नहीं, एक क्यों है? दलित भी है, एससी भी है, एसटी भी है, माइनॉरिटी तो क्यों भी कहा जा रहा है, है ओबीसी भी है। लाइन में सबसे पीछे वही है। और जनरल कास्ट का 10% जो ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, वो भी तो पीड़ित है। तो फिर ओबीसी का आरक्षण हम समर्थन क्यों करना चाहते हैं? अगर सरकार आएगी तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या गैर संवैधानिक थी? क्या सच्चर कमेटी किसी दूसरे देश में बनाई थी? भारत की सरकार फिर बीच में यूपीए में लागू क्यों नहीं हुई जब समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही थी? ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? इनके पास जा रहा हूँ, इनका सवाल है, बोलिए, खड़े होकर सवाल पूछिए। एज अ यंग एंड फर्स्ट टाइम वोटर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये एलिगेशंस लगाते हैं ना कि 10 साल से कुछ काम नहीं किया। तो एज अ यंग वोटर आई वांट टू आस्क व्हाट कैन वी एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम योर पार्टी इफ इट विंस? अच्छा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लेकर आएंगे आप आज जीत कर आएंगे? ओके, क्या सवाल है? सर, विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास वो याद कर लो। कोई बात नहीं, होता है। सर क्या बोलता है विपक्ष? सर, विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। अभी इसी डिबेट में विपक्ष ने आपस में ही बोल दिया ये पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हम कैसे भरोसा करके इनको वोट दे, बताइए? ओके 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 ठीक है। ओके, ये सामने एक बैठे हुए हैं, वकील हैं आप? सर माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी कि सर बीजेपी अपने वादे निभाती है, ये कहती है, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहते हैं सिक्किम को और मणिपुर और जो क्या कहते हैं हमारे कुश्ती के भाई बहन थे कुश्ती, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा। बिना कांग्रेस की बातें गिनाए बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? जो है उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे है। और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है, शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है। और तो इन मुद्दों पे रहिए, हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए, आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टिकरण करते हैं? विपक्ष की गलती है। और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती है। और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं आप? क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए, ये सच्चाई है कि बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है।
कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। 9 महीना मेरा कौन वापस लाके देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ये मेरा 9 महीना वापस लाके देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कंचन यादव, भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुकी है। दरभंगा चालू है। दरभंगा 1 मिनट, मोबाइल में सर्च मारिए, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू हो गया है। मैडम जी, नहीं पता है कि पटना घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो आप भी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है बढ़िया बढ़िया। दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अरे नहीं आप बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और आपको बता दे कि कहे थे पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा स्तर इतने नीचे तक गया है और वो छिछलापन प्रवक्ताओं में भी दिख रहा है। देखिए, ऐसा है क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई और ये बात हुई कि मोदी जी ने क्या किया है। मैंने पहले असंभव को जो संभव किया, आर्टिकल 370 और राम मंदिर बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी जब शपथ लेते हैं तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब वो छोड़ के गए 10 साल बाद तो भी सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया 10 साल में। चौथा जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरे नंबर पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में आज भारत में। दूसरे नंबर पे मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और हमारा प्रोडक्शन है। और नंबर 1 नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी है, इसलिए इनको जलन होती है। वरना मैं आज एक सवाल पूछ चुका हूं, इन्होंने बताया नहीं यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया। दूसरा सवाल, आप हमारी सीटें छोड़ो, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं 400 प्लस, आप अपनी सीटें क्यों नहीं बताते? अभी कह रहे 300 प्लस, कहा 300 प्लस? कौन से? इंडिया अलायंस कह रहा 300 प्लस हमारी। आपको मैं बताऊं, 300 में से 3 हटा दीजिए, 0-0 आएंगी इनकी 80 और तो फिर चुनाव देखिए, चुनाव में हो रहा है 40 में 0। राजकुमार भाटी, सच घटे या बढ़े सच न रहे, बिल्कुल झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब जब फेंकनी है तो कितनी फेंकते रहो। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे लंबी लंबी ये दोनों फेंक रहे हैं। मियाँ तो सारे उधर हैं। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितनी किसकी सीट आएंगे, या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है। हम तो इतना कह सकते हैं। गलत कह रहे, एक मिनट, हम तो इतना कह, ये बीच में लगातार बोलते हैं। इनकी आदत पता नहीं खराब है या इन्हें कह के भेजा जाता है कि इनकी बात मत सुनने देना, बीच में चिल्लाते रहना। नहीं आप बोलो, परिवार में हम तो नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोले हम इनके बीच में। आपका अधिकार मरने नहीं देगा अमीश देवगन। देखिए, सीटें कितनी आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर बहुत मजबूती के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ, और मुद्दों के आधार पर जनता हमारे साथ है। कल्याण सिंह जी के गांव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी का गांव है कि मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं, लेकिन मैंने सतीश गौतम को वोट नहीं दिया अलीगढ़ सीट पे। यह हालत इनकी हो गई है। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये हमारा दावा है। तो सरकार, अच्छा ठीक है, सरकार बन गई, अगर आपकी सरकार बन गई तो यही सवाल है ना, सरकार बन गई, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? ये सवाल या अरविंद केजरीवाल? ये सवाल आपको देश के संविधान निर्माताओं से पूछना चाहिए, संविधान विदों से पूछना चाहिए। अरे आपकी राय क्या भाई? मैं बता रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इसका जवाब कौन जानना चाहता है? हाथ खड़ा करे जो जानना चाहता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? देखिए सर, अमीश जी, मोदी जी, अमीश जी, केवल मोदी जी, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे रहा हूं। हाँ 10 सेकंड। भारत का संविधान और भारत की चुनाव प्रणाली 543 सांसदों का चुनाव करती है। फिर चुनाव के बाद वो सांसद अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है।
भारत के संविधान में आपके बोलते ही बिजली चमक गई। आप गैर संवैधानिक व्यवस्था चलाना चाहते हैं। कैसे बन गए? नेहरू जी कैसे बन गए? इंदिरा गांधी कैसे बन गई? राजीव गांधी पहले प्रत्याशी कैसे हो गए? प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कैसे हो गए? आप ही बताइए ना, जरा बताइए। संविधान का हत्या करने वाले हत्यारे लोग जो हैं वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और जब हम उसको कोट कर देंगे तो कहेंगे कि हम धरना पे बैठ जा रहे हैं। जरा बताइए, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो यही उनके बाद सवाल उठता था कि आफ्टर नेहरू हु, इस देश ने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री को दिया। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, यहाँ पर मनमोहन सिंह भी आए, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी आए, यहाँ पर देवगौड़ा जी आए, अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इस होप में बैठते हो कि नेहरू जी के बाद कोई नहीं, अगर इस होप में बैठते तो कैसे प्राइम मिनिस्टर? चलिए आप हमारे साथ बात कर। तो फिलहाल ये देश है हमारा के आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए आपका सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।